दोस्तों जय हिंद जय भारत। आइए सीटीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 2 × 10⁻⁷ मीटर का मान एंगस्ट्राम में होगा। 2 × 10⁻⁷ मीटर का मान एंगस्ट्राम में होगा। बताइए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमें मीटर में मान दिया है और इसको एंगस्ट्राम में चेंज करके बताना है। बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका आंसर बी नंबर आपका होगा। 2000 एंगस्ट्राम होगा। कितना होगा दोस्तों? 2000 एंग। अब यह आता कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, हमको मालूम है कि 10⁻⁻10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्राम। ठीक, तो पहले हम निकाल लेंगे 1 मीटर में, तो ये आ जाएगा 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्राम। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा? तो 1 जो -10⁻⁻10 था, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, इतने एंगस्ट्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा? हमें 2 × 10⁻⁷ मीटर निकालना है, तो 10⁻10 में 2 × 10⁻⁷ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 10 में 7 गए 3। जब 10 के पावर 10 है, 10 के पावर -7, तो आधार बराबर है, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ घट जाएंगी। ठीक है, तो प्लस का 10 है, माइनस का 7, तो प्लस का 3 आ जाएगा। और 2 × 10⁻³ का मतलब होता है 1000। 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000 एंगस्ट्राम आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें एंगस्ट्राम नहीं लिखा है, एंगस्ट्राम यहाँ पर ऐसे लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं है। ठीक दोस्तों, ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एंगस्ट्राम ऐसे है। ठीक है, ओके। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 83752 इकाई सैकड़ा हजार दशा 83,752 का कोटिमान क्या होगा? कोटिमान समझ रहे हैं? कोटिमान का मतलब किसी भी संख्या को 10 की घात में व्यक्त करना, जो घात होगी उसी को हम उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। ठीक है, और संख्या जो होती है उसमें जो दशमलव होगा वो दशमलव के पहले केवल एक संख्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ये दिया है आपका 83752, इसमें जो दशमलव लगाए यहाँ पर लगाए 2 के बाद। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ ना हो करके कहाँ होना चाहिए? 8 के पास। तो ये जो दशमलव यहाँ का है ये उठ के कहाँ आना चाहिए? 8 के पहले। ठीक है, 8 के सॉरी बाद। तो कई अंक बाद आएगा? 1 2 3 4। तो इसको लिखेंगे 8.3752 × 10⁴। ठीक है दोस्तों, ये हम लिखेंगे। अब इसकी तुलना हम जो 8.3752 है इसकी तुलना करेंगे 3.16 से। चूँकि ये बड़ा है 8 तो जो 10 की घात आई है 4 उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 10 घात जो 4 है आपकी, इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 5। तो जो घात है वो कितनी आ गई? 5। यही आपका कोटिमान होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? डी के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पिंड का त्वरण 0 होगा यदि वस्तु, पहला उत्तर है आपका दोस्तों, स्थिर हो, का समान समय में विस्थापन समान हो। थर्ड आंसर है आपका कि गति ऋजु रेखा में हो रही हो, या चाल एक समान हो। बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन चाहे वो जिस प्रकार का आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? आंसर बी होगा। किसी पिंड का त्वरण तभी 0 होगा जब समान समय विस्थापन क्या हो? समान हो। कैसे? क्योंकि ए बराबर होता है ΔB/ΔT। ΔT का मतलब समांतराल, ΔB का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन बराबर होता है ΔB बराबर होता है
विस्थापन d अपान टी। तो जब विस्थापन समान होगा तो क्या हो जाएगा, वेग आपका समान होगा, और जब वेग में समान होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात आपका आंसर बी होगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु की गति कैसी होगी। नियत बल लगाने से, अगर बल हम नियत लगाएं, बल होता है आपका F इक्वल होता है ma। अगर बल ये समान हो तो गति किस प्रकार से होगी, समवेग होगी या समचाल होगी या असमान चाल होगी या एक समान त्वरण। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, वो डी के साथ चला जाएगा, एक समान त्वरण। कैसे, a बराबर हो जाएगा F अपान m, चूँकि तो ये जो a है प्रोपोर्शनल टू f हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है f, तो a टू प्रोपोर्शनल टू द मतलब a समानुपाती होगा f के, और f कांस्टेंट है मतलब नियत है, तो a भी आपका नियत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विरामावस्था से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब होता है जब कोई वस्तु गति कर रही हो, तो विरामावस्था का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, जिसको यू से व्यक्त करते हैं। अब विरामावस्था है यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। और स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड, तो स्वाभाविक गिर रहा है तो ऊपर से गिरेगा, तो ऊपर यानी प्रारंभिक वेग क्या है, 0। पिंड द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, समय दे दिया है आपका 4 सेकंड, और आपको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी जब ऊपर नीचे गिरेगा तो दूरी आपको निकालना है, यानी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से वो गिरा दोस्तों। तो इसके लिए जो सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, वो हो जाएगा S बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, GT स्क्वायर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, तो ut आपका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 GT स्क्वायर, और 1/2 G और T की वैल्यू क्या है, 4 सेकेंड है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा, 8G दोस्तों। तो उत्तर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाइए, और अपने फ्यूचर को बनाते हुए बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं, मतलब जूल एक मात्रक है, इसके स्थान पर हम कौन सा मात्रक लिखेंगे। पहला उत्तर है वाट, दूसरा उत्तर है न्यूटन मीटर, तीसरा किलोवाट, चौथा न्यूटन मीटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा लिखेंगे। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, और कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू डी दोस्तों, और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और डी का मतलब विस्थापन का मात्रक मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर को ही हम जूल लिखते हैं, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, अर्थात उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है अनुप्रस्थ तरंगों में क्रमागत 2 तरंगों के बीच की दूरी होती है। बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर होगा, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सरल आवर्त गति का क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्रमागत 2 तरंगों के बीच की दूरी होती है। कैसी होती है, आयाम होती है, अर्ध आयाम होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, या अर्ध तरंग। यहाँ पर दोस्तों उत्तर होगा सी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आपको पता होगा जब कोई भी तरंग गति करती है तो इसकी जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये ऊपर पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और चूंकि ये क्या कहता है संघ, तो संघ ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये भी संघ है। तो 2 संघों के क्रमागत 2 संघों के बीच की दूरी, तो अगला संघ कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इस संघ और इस संघ के बीच के क्रमागत संघों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 2 क्रमागत 2 संघों के बीच की दूरी वो आपकी हो जाएगी क्या दोस्तों, ये हो जाएगी तरंग दैर्घ्य। जो ये नीचे पॉइंट लगा है इसको कहते हैं हम लोग गर्त,
क्या कहते हैं, गर्त। ऊपर बनते हैं आपके संघ और नीचे बनते हैं आपके गर्त। दो क्रमागत संघों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ और जल हैं। बर्फ और जल है, तो बर्फ भी पानी ही होता है एक तरीके से। पानी जब जम जाता है तो बर्फ के रूप में आ जाता है, और जब वो पिघल जाता है तो जल के रूप में यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। यानी है तो वो पानी ही, तो रासायनिक दृष्टि से तो वो एक ही है, लेकिन अवस्था की दृष्टि से अलग अलग है। बर्फ आपका ठोस हो जाता है और पानी आपका द्रव हो जाता है। तो क्या उत्तर है, दो विभिन्न तत्व हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी, एक ही यौगिक है, पानी है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, और ये क्या है आपका यौगिक, और इसकी विभिन्न अवस्थाएं ही तो हैं बर्फ और जल। बर्फ ठोस अवस्था है और जल द्रव अवस्था है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन, जो अपर रूप है विभिन्न यौगिक है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल वाष्प है। जल वाष्प क्या है दोस्तों, बताइए। जल वाष्प आपका क्या है? पहला उत्तर है आपका मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है तत्व, चौथा है अधातु। बताइए दोस्तों कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आंसर नंबर बी होगा। जल वाष्प एक प्रकार की यौगिक है। अयौगिक का मतलब होता है ऐसा एक प्रकार का मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, नाभिकों का त्रिक किसमें समन्यूट्रॉनिक है? नाभिकों का त्रिक किसमें समन्यूट्रॉनिक है? नाभिकों का त्रिक किसमें, देखिए मैं कई बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, रिपीट करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट मेरे ये भी कहते हैं सर जी एक क्वेश्चन को एक ही बार बोला करिए। नहीं, ये मेरा मानना है, आप कई बार जब उसको रिपीट करोगे तो उसकी आधी चीज़ से ज़्यादा आपके दिमाग में एंटर कर जाएगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मुझे करना है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं, नाभिकों का त्रिक किसमें समन्यूट्रॉनिक है। इसका मतलब इसमें तीन तीन नाभिक दिए हैं अलग अलग तत्वों के, और इसमें कौन सा ऐसा त्रिक है यानी ABCD में से जिसमें समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो पहला नंबर, तो किसी भी एटम को जिसमें आपको परमाणु क्रमांक को परमाणुवार व्यक्त करना होता है तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, हम व्यक्त करते हैं उसको ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम व्यक्त करना है तो सोडियम Na लिख दिया हमने, और इसका परमाणु भार हमेशा या तो इधर साइड लिखते हैं और या तो इधर साइड, और नीचे लिखते हैं बाएं साइड, और या नीचे यहाँ भी लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर देखिए ऊपर दोनों लिखे हैं, तो आप यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो दाहिने साइड ऊपर लिखे हैं परमाणु भार और जो बाएं साइड लिखे हैं वो परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन बराबर एक फार्मूला होता है A बराबर P+N, आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में भी, इसके पहले पढ़ाया था। अब प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको सबके दिए हैं, परमाणु भार दिया है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो A- P हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस पहले A में देखेंगे, ये 14 परमाणु भार है, 6 परमाणु क्रमांक, 14 में 6 गए 8। ठीक है, 15 में 7 गए नाइट्रोजन के लिए 8, और फ्लोरीन के लिए 17 में 9 गए 8। यहाँ पर देखा तीनों में क्या है 8 न्यूट्रॉन है, अर्थात आंसर नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, A। बाकी में नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए B में देखते हैं, 14 में 6 गए कितना हुआ 8। अगले नाइट्रोजन में देखेंगे 14 में 7 गया 7, देखिए उसमें 8 था इसमें 7 हो गया, अर्थात ये आपका गलत हो गया। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, कार्बन में 14 परमाणु भार 6 परमाणु क्रमांक, 14 में 6 गए 8। नाइट्रोजन में 14 में 7 गया 7, तो ये भी आपका मतलब सेम नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी यही आपका फिनोमिना है, 12 में 6 गए 6 और 14 में 7 गए 7, इसमें 6 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन कहता है बीटा कण उत्सर्जन से क्या होता है। पूरा अगर क्वेश्चन बोले तो बीटा कण उत्सर्जन से क्या होता है। आंसर है दोस्तों, परमाणु क्रमांक घटता है, द्रव्यमान संख्या घटती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है या द्रव्यमान संख्या बढ़ती है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, पहली बात तो हम बता दें बीटा कण है क्या। बीटा कण एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 11 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोग करने की क्षमता। और या ये कहें कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या ये भी कहें कि उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है वो 7 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम बनाएं तो हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा, 2 और 5। तो अब सेकंड कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 चाहिए, तो 3 संयोजकता नाइट्रोजन की हो जाएगी दोस्तों। तो आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ऑक्सीकरण अपक्रिया का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई पदार्थ देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो। तो ए में जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, इसमें जुड़ ही नहीं रही है। अगला है आपका आयोडीन, ये आपका क्या है, आयोडीन, I2 है दोस्तों, ठीक है। आपको 12 लग रहा होगा लेकिन ये I2 मतलब आयोडीन। और H2S की क्रिया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं रही है। तीसरा है आपका सी नंबर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, देखिए इसमें जुड़ रही है और जुड़ करके देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका बना रही है, अर्थात यही इसी में आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। साथ में आपको अपचयन अपक्रिया बता दें। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। एक और बता दें, ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है, मतलब निकलता है। और अपचयन में अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। ठीक है दोस्तों, जस्ट उल्टा है, ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 14, स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। किस पर लागू होता है, पहला आंसर आपका किसी भी तत्व पर, किसी भी यौगिक पर, केवल शुद्ध यौगिक पर, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा, किसी भी यौगिक पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। पादप जगत, पौधों वाला, का उभयचर किसे कहा जाता है। उत्तर है आपका दोस्तों, पहला टेरिडोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है जिम्नोस्पर्म और चौथा है आपका दोस्तों एंजियोस्पर्म। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, आंसर बी आपका सही होगा, ब्रायोफाइटा। ये होता है पादप जगत का उभयचर। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने किया, लैमार्क तथा डार्विन ने पहला उत्तर है, या दूसरा वाटसन क्रिक ने, या तीसरा रॉबर्ट व लीवेनहॉक ने, या ह्यूगो डुई ब्रिज ने। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सी। तो हो सकता है आपको पता हो, यह आंसर आपका बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विचक्राकार रचना को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओसिन मैट्रिक्स पाया जाता है, किस में पाया जाता है, अस्थि में पाया जाता है, उपास्थि में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता। बताइए दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ए का साथ चला जाएगा, अस्थि में ओसिन मैट्रिक्स पाया जाता है। अस्थि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्षय रोग होता है। क्षय रोग
होता है। कवक क्षय रोग होता है मतलब किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो कवक के द्वारा होता है दोस्तों, या शैवाल के द्वारा, या ब्रायोफाइटा के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों क्षय रोग, यानी टीबी का रोग, ट्यूबरक्लोसिस का रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों, यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किससे कोई वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा, या ये कहें किससे वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा। दोनों सही हैं, यानी H2 से वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा मतलब हाइड्रोजन गैस से, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से। दूसरे रूप में कहें कौन सी ऐसी गैस है जो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो यहाँ पर आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों ही आपके वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो प्रदूषित नहीं करते। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इन लास्ट 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, उत्तर बी हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, बी उत्तर आपका हो जाएगा, जैव रासायनिक चक्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। ये रात में मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, 8 बजे 9 बजे के लगभग। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते हैं, आप सीखते हैं अपने फ्यूचर के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, ठीक है, भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।